नमस्कार दोस्तों, हम लोग हिंदी भाषा के विकास के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। और प्रतिदिन ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि पृथ्वी राज रसो किस भाषा की रचना है? पृथ्वी राज पृथ्वी राज रसो किस काल की रचना है? तो ये आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि आदिकाल पृथ्वीराज रसो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। पृथ्वीराज रसो की रचना चंद्रबरदाई ने की थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग आठवीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। और इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा हजारी प्रसाद कह रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से मिला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल नाम दिया है। तो आदिकाल के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम दिया है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये वीर काल नाम दिया है। किसको? तो आदिकाल के नाम दिया है। उसके बाद से कह रहे इस समय का साहित्यिक मुख्यतः 4 रूपों से मिलता है: सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य, प्रकीर्णन साहित्य। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं अब्दुल रहमान संदेश रासक, अरपति नालह, बिसल देव रासो और फ्रांस हिंदी, चंद्रबरदाई रासो, डिंगल पिंगल हिंदी दलपति विजय खुमान रासो राजस्थानी हिंदी और जगनी परमाल रासो से जुड़े हुए हैं। उसके बाद से कह रहा है कि आल्हा के रचयिता का क्या नाम है? तो आल्हा के रचयिता का नाम क्या है? तो ये जगनिक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आल्हा के रचयिता का नाम जगनिक है। कह रहा है कि परमाल रसो आदिकालीन हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध वीर गाथात्मक रास काव्य है। और उसके बाद से कह रहा है कि वर्तमान समय में इसका केवल आल्हा खंड उपलब्ध है, जो वीर गाथात्मक लोक कथा के रूप में उत्तर भारत के बेहद लोकप्रिय रहा है। इसके रचयिता जगनिक है। वे कलिंजर तथा महोबा के शासक परमाल परनिधि देव के दरबारी कवि थे। आला खंड में महोबा के 2 प्रसिद्ध वीरों आला और उदल के वीर चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गया है। उसके बाद से हम लोग इधर देखेंगे। कह रहा है कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कह रहा है कि संस्कृत हिंदी का जन्म देव भाषा संस्कृत से हुआ। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सिंध शब्द से हुई मानी जाती है। और कह रहा है कि संस्कृत की स ध्वनि फारसी में ह बोली जाती है। जो ये संस्कृत की जो स ध्वनि होती है ना, वो फारसी में ह बोली जाती है। और जैसे सप्ताह को सप्ताह आदि और सिंधु न कहकर सिंधु कहने लगे, इसी तरह सिंध से हिंद और हिंदुस्तानी आदि शब्द आते गए। और हिंदी कह रहा है कि हिंदी शब्द का अर्थ हिंदी का आगे चलकर यह शब्द हिंदी की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा है। राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जीबी खैर हैं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। जीबी खैर हैं राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। उसके बाद से राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर
बाल गंगाधर खेर थे। संविधान के अनुच्छेद 344 कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 344 ने राष्ट्रपति को राज्य भाषा आयोग को गठन करने का अधिकार दिया गया है। ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। इसलिए राष्ट्रपति ने 1955 में राज्य भाषा आयोग का गठन किया था और जीबी खेर को उस समय राज्य भाषा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो कौन उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? ब्रज भाषा बोली जाती है, अवधी और खड़ी बोली जाती है, मैथिली ये बिहार में बोली जाती है। तो मैथिली अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप में विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि में इनका क्षेत्र है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिल बहुत संपन्न है। साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आई है और हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे रससिद्ध काव्य देने का श्रेय मैथिल को ही है। इसके अतिरिक्त गोविंद दास और रणजीत लाल और हरिमोहन झा आदि भी इसके अच्छे साहित्यकार हैं। कह रहा है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है? तो कह रहा है कि हिंदी की कौन उपभाषा नहीं है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मराठी हिंदी। तो मराठी हिंदी ये हिंदी की उपभाषा नहीं। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। मराठी भाषा पश्चिम और मध्य भारत में बोले जाने वाली भारतीय आर्य भाषा है। इसका क्षेत्र मुंबई के उत्तर से गोवा के पश्चिम तट की ओर पूर्व में दक्कन तक फैला हुआ है। भाषाई स्तर पर यह एक आर्य भाषा है जिसका विकास संस्कृत से अपभ्रंश तक का सफर पूरा होने के बाद प्रारंभ हुआ। मराठी भाषा की प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। इसके अतिरिक्त और भी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कह रहा है कि जो संस्कृत है, पाली है, हिंदी है, मराठी है, कोंकणी है, भोजपुरी है, मैथिली है, संताली ये आदि देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। उसके बाद से कह रहा है भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो ये प्रथम देश भाषा ये संस्कृत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि संस्कृत भाषा को हिंदी की जननी माना जाता है और संस्कृत भाषा के दो प्रमुख वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। वैदिक संस्कृत के यास्क और पाणिनि ने छंदस नाम प्रयुक्त किया है। इसके प्रयोग का सन 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। यह वैदिक संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। लौकिक संस्कृत का प्रयोग का समय 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। वैदिक भाषा के साथ साथ ही बोलचाल की भाषा संस्कृत थी। इसे लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है? तो हंस पत्रिका के संपादक कौन है हमें ये बताना है। हंस पत्रिका के संपादक ये प्रेमचंद्र मुंशी जी है। ऑप्शन नंबर इसके क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा प्रेमचंद्र मुंशी जी है। यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे कह रहा है कि प्रेमचंद्र 21 जुलाई 1880 और 8 अक्टूबर 1936 इनका जीवन काल है।
उसके बाद से प्रेमचंद्र हिंदी और उर्दू के महानतम कवियों में से एक थे। मूल नाम धनपत राय राय और श्रीवास्तव। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद्र को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। प्रेमचंद्र ने यथावादी परंपराओं की नींव रखी। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक और कुशलता तथा सुधि संपादक थे। उनके पुत्र हिंदी के प्रसिद्ध साहित्य अमृत राय हैं और उनके पुत्र का नाम अमृत राय है। उन्होंने उन्होंने कमल का सिपाही नामक दिया है। इसकी प्रमुख रचना है गोदान कर्मभूमि रणभूमि सेवा सदन उपन्यास है। भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो भारतेंद्र ने कवि वचन सुधा का संपादन किया है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र वे एक पत्रिका कवि वचन सुधा का संपादन 5 अगस्त 1867 को सन 1924 अश्विनी शुक्ल 15 में प्रारंभ किया था। काशी में प्रकाशित यह पत्रिका आरंभ में मासिक थी, बाद में पाक्षिक रूप में प्रकाशित होने लगी। उसके बाद से हम कह रहा है कि 1875 में यह पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने लगी है। इसकी केवल 250 पंक्तियाँ मुद्रित होती थी। प्रत्येक अंक में 22 पृष्ठ होते थे। भारत में आर्य भाषा का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में आर्य भाषा का 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहे हैं कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। तो पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी विकसित हुआ है। उसके बाद से कह रहा है कि मध्य भारतीय आर्य परिवार की भाषा है। जो मध्य भारतीय आर्य परिवार की भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और यह प्राचीन काल में मगध की साहित्य और बोलचाल की भाषा थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसी भाषा में अपने धर्मोपदेश दिए थे। आगे चलकर महावीर के शिष्य ने भी महावीर के उपदेशों का संग्रह अर्धमागधी ने किया जो आगन कह रहा है कि मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? तो मानक हिंदी का आधार ये खड़ी बोली है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसके ये हो जाएगा। मानक हिंदी का आधार क्या है? तो ये खड़ी बोली है। उसके बाद से कह रहा है कि खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में होता है। एक तो साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में और दूसरे दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में है। इसी अर्थ में कौरवी का भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं। खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव शूरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है तथा इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली का प्रमुख भाग बिजनौर और रामपुर तथा मुरादाबाद है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो मेवाती बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्न में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो ये मेवाती बोली आती है। उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवर, गुड़गांवा, भरतपुर में है। मेओ जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती भी कहते हैं। इसकी एक मिश्रित बोली अहीर वाटी है जो गुड़गांवा, दिल्ली तथा करनाल के
करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। मेवाती में केवल लोक साहित्य है। कह रहा है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था भोपाल में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, भोपाल में किया गया था 10वां। कह रहा है कि भोपाल भारत का एक भारत का एक प्रसिद्ध शहर और मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है और झीलों के शहर के रूप में प्रसिद्ध। भोपाल पूर्व समय नेपाल विश्वस्त की राजधानी भी हुआ करती थी और नेपाल की स्थापना 11वीं शताब्दी के परमार राजा भोज ने की थी। उस समय उसे भोजाबल नाम दिया गया था। इसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी कह रहा है ना कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये नेपाली भी लिखी जाती है, सिंधी पंजाबी तो गुरुमुखी में लिखी जाती है, नेपाली भाषा लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। नेपाली भाषा की राष्ट्रीय भाषा है। यह भाषा नेपाल की लगभग 50% लोगों की मातृभाषा भी है। यह भाषा नेपाल के अतिरिक्त सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्यों, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड के अनेक लोगों की मातृभाषा है। भूटान, तिब्बत और म्यांमार अनेक लोगों का यह भाषा बोली जाती है। और उसके बाद से हम लोग इधर देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बच गए हैं। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? तो पश्चिमी हिंदी तो ये कनौजी होते हैं ना, कनौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कनौजी संस्कृति कन्या कुंज इस बोली का केंद्र है, अतः इसका नाम कनौजी पड़ा है। और यह इटावा, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत आदि में बोली जाती है। कनौजी भी शोरसेनी अपभ्रंश से निकलती है। यह ब्रज भाषा से इतनी अधिक समान है कि कुछ लोग इसे ब्रज भाषा की ही एक उपबोली मानते हैं। कनौजी में केवल लोक साहित्य मिलती है, जिनमें से कुछ अंश प्रकाशित भी हो चुका है। और सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? तो ये राजा शिव प्रसाद का है। ये सितारे हिंद किस लेखक का नाम है? तो राजा शिव प्रसाद का नाम है सितारे हिंद। उसके बाद से कह रहा है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और उर्दू को अभिन्न मानते थे। उन्होंने फारसी अरबी के शब्दों का समावेशन करते हुए उर्दू मिश्रित हिंदी लिखी थी। उन्होंने इसी दृष्टि को लेकर हिंदी व्याकरण की रचना की, जो सन 1875 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी व्याकरण लेखन में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का स्थान विशेष महत्वपूर्ण रखा, क्योंकि उन्होंने हिंदी उर्दू को एक ही व्याकरण में स्थान पर समय दिया है, जिन समय वक्त दोनों भाषाओं का पारस्परिक विरोध सांप्रदायिक रूप ग्रहण कर चुका है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र नाम है तो कौन है? तो उदंड मार्तंड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 30 मई 1826 को पंडित युगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता में प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। उदंड मार्तंड नामक उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का संकेत था, जिसका अर्थ है समाचार सूर्य। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित युगल किशोर शुक्ल ने किया था। उसके बाद से कह रहा है कि चारण काव्य की भाषा है इधर
कह रहा है कि सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1938 का जन्म लिया और रायबरेली के दौलतपुरम नामक ग्राम में हुआ था और गांव की पाठशाला में प्रारंभिक शिक्षा पाने के पश्चात ये अंग्रेजी पढ़ने के लिए रायबरेली के स्कूल में भर्ती हुए। बाद में वहाँ से अपने पिता के पास बम्बई चले गए और बम्बई से उन्होंने संस्कृत, गुजरात और मराठी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। सन 1903 में ये सरस्वती के संपादक बने और 1920 तक बड़े परिश्रम और लगन और यह कार्य करते रहे। ये कवि, आलोचना, निबंधकार, अनुवादक और संपादकारिता थे। काव्य मंजूषा और कन्या कुंज, अबला और विलाप, गंगा लहरी और ऋतु तरंगिणी, कुमारस्व आदि उल्लेखनीय रचना है। डॉक्टर रूपचंद्र पारिक के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए। तो ये लेखक का नाम गारसा दस्तासी है। डॉक्टर रूपचंद्र पारिक के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम गारसा दातासी है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद से हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गारसा दातासी को ही समझा जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा है, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण क्रमानुसार किया जाता है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लूलाल है। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल है। उसके बाद से कह रहा है कि लल्लूलाल 1976 ईस्वी में आगरा, उत्तर प्रदेश से और 15 साहित्य गया था। पश्चिम में हिंदी के लल्लूलाल। हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लूलाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल। लल्लूलाल का जन्म 1976 में आगरा, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु 1835 कलकत्ता, पश्चिम बंगाल। हिंदी गद्य के निर्माताओं में से एक और प्रेम सागर के रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध है और इन्हें लालचंद्र लालू जी या लाल कवि के नाम से भी जाना जाता है। लल्लूलाल को ये एक साहित्यकार के रूप में लालूलाल जी किस पायदान पर थे, इसका मूल्यांकन करना तो आलोचकों का काम है, लेकिन सब यह मानते हैं कि हिंदी के विकास में उनका भी योगदान है। चरण काव्य की भाषा है। चरण काव्य की भाषा डिंगल है। चरण काव्य की भाषा क्या है? तो ये डिंगल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चरण काव्य की भाषा ये डिंगल है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। राज्य भाषा के चरण कवियों ने अन्य अपने गीतों के लिए जिस साहित्य शैली का प्रयोग किया गया उसे डिंगल कहा जाता है। वैसे चरण कवियों के अतिरिक्त पृथ्वीराज जैसे अन्य कवियों ने भी डिंगल शैली में रचना की थी। डिंगल के प्रमुख कवियों में बादर और पृथ्वीराज और ईश्वर दास जी, मुरादा जी, आढ़ा, करणीदान कवि आदि है। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो मैथिली है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। विद्यापति की पदावली मैथिली है। उसके बाद से कह रहा है कि मगधी अपभ्रंश में मध्यवर्ती रूप से विकसित यह बोली हिंदी और बांग्ला क्षेत्र की संधि पर मिथिला में बोली जाती है। मगधी मिथिला में बोली जाती है।
दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि इनका क्षेत्र है। हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे प्रसिद्ध कवि देने का श्रेय मैथिल को ही है। इसके अतिरिक्त गोविंद दास, रणजीत लाल और हरिमोहन झा आदि इसके अच्छे साहित्यकार हैं। संदेश रासक किसके रचनाकार हैं? तो अब्दुल रहमान के। जो संदेश रासक है ना, ये किसकी पुस्तक है? तो ये संदेश रासक के रचनाकार है अब्दुल रहमान है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। संदेश रासक ग्रंथ में रचित एक काव्य है जिसकी रचना 2000 से 1100 ईस्वी के आसपास मुल्ताना के कवि अब्दुल रहमान ने की थी। यह ग्रंथ उस अपभ्रंश में है जिसे लहंदा, पंजाबी और सिंधी आदि पश्चिमी भाषा जन्मी है। मृगावती के रचनाकार हैं। मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मृगावती के रचनाकार कौन है? तो ये मृगावती में वह दिखाई दे रहा है जिसमें देखिए वह किस में दिखाई दे रहा है? कुतुबन में दिखाई दे रहा है। तो फिर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कह रहा है कि मृगावती के रचनाकार है तो कुतुबन है। कह रहा है कुतुबन हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। इन्होंने मौलाना दाऊद के चंद्रयान की परंपराओं से सन 1803 ईस्वी में मृगावती नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना की। मृगावती किसी पूर्व काव्य के आधार पर लिखा गया है। इसमें दोहा, चौपाई, सोठा, अरिल आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। काशी में वर्तमान बनारस में हर तीर्थ मुहल्ले की चौमुहानी से पूरब की ओर लगभग एक पलंग की दूरी पर कुतुबन सही नामक एक मुहल्ला है और वही एक मजार है जो कुतुबन की मजार के नाम से प्रसिद्ध है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो ईसा अला खां। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ईसा अला खां रानी केतकी कहानी के रचनाकार। उसके बाद से कह रहा है कि ईसा अला खां 1756 से 1817 हिंदी साहित्य और उर्दू कवि थे। वे लखनऊ तथा दिल्ली के दरबारों में कविता करते थे। उन्होंने दराया तथा लतफ़त नाम से उर्दू का प्रथम व्याकरण की रचना की। लतफ़त नाम से उर्दू का प्रथम व्याकरण की रचना की। हिंदी में उन्होंने रानी केतकी की रचना की और उसका नाम कथा ग्रंथ की रचना की और यह उर्दू लिपि में लिखी गई थी। बाबू श्याम सुंदर दास इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं और ये ईसा अला खां की एक कहानी रानी केतकी की कहानी के बारे में वर्णन हो रहा है। नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब किया गया था? तो 1893 में। 1893 में नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किया गया 1893 में। उसके बाद से कह रहा है इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को श्याम सुंदर दास जी द्वारा हुई थी। इस समय अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का बोलबाला था। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को श्याम सुंदर दास जी द्वारा हुई थी और इस समय अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का बोलबाला था। हिंदी भाषा में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये किसने रखा था? तो ये गोपाल स्वामी अयंकर ने। हिंदी संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? तो गोपाल स्वामी अयंकर ने रखा था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। गोपाल स्वामी अयंकर का जन्म 1882 ईस्वी में
जन्म 1882 में, मृत्यु 1953 में। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने के हिंदी भाषी प्रस्ताव के रूप में भोपाल स्वामी अय्यरकर का मुख्य योगदान था। ये राज्य भाषा के नेता और भारत सरकार में मंत्री रहे थे। ये सिविल सेवा के लिए चुने गए थे और 30 वर्षों तक इसके अंदर विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे। और गोपाल स्वामी अय्यंकर भारतीय संविधान सभा के भी सदस्य रहे थे। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? मगही है, हिंदुस्तानी है, बघेली है, कोरवी। तो खड़ी बोली का मूल नाम कोरवी है। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? तो खड़ी बोली का मूल नाम कोरवी है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके खड़ी बोली शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में और दूसरे दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। इस अर्थ में कोरवी का भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं। और खड़ी बोली या कोरवी का उद्भव शोरसेनी वंश के उत्तरी पूर्व से हुआ है। ये इनका क्षेत्र देहरादून और मैदानी भाग सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ इसमें। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।